हेलो एवरीवन। मैं वैष्णवी आप सभी का सीखे कहानियों से में स्वागत करती हूँ। आज हम सुनते हैं एक नई कहानी जिसका नाम है माँ बेटा। जब विजय 2 साल का था तभी उसके पिता की मौत हो गई। उसकी माँ सरस्वती बड़े ही लाड़ प्यार से उसे पालने पोसने लगी। जब वह 5 साल का हो गया तब उसने उसे उसी गांव के महापंडित विष्णु शर्मा के पास ज्ञान अर्जित करने के लिए भेजा। 5 साल तक शिक्षा पाने के बाद वह पढ़ाई से उब गया। उसने माँ से कहा, माँ, तुम्हें इस तरह कड़ी मेहनत करते हुए देख नहीं सकता। शिक्षा पाने मात्र से हमारा पेट नहीं भरता। मैं भी तुम्हारी तरह काम करूंगा और थोड़ा बहुत कमाऊंगा। सरस्वती ने उसके इस विचार को अस्वीकार करते हुए कहा, बेटे, तेरी यह उम्र शिक्षा पाने की है। विष्णु शर्मा जी ने तुम्हें अक्षर ज्ञान दिया और थोड़ा बहुत शास्त्र ज्ञान भी सिखाया। इन्हें और सीखने की तुम्हारी इच्छा नहीं है तो व्यावसायिक विद्याएं सीखो। अभी से तुम कमाई पर ध्यान देने लगोगे तो जीवन में कुछ भी नहीं बन पाओगे। विजय माँ की बात को टाल नहीं सका। उसने चंद विशेषज्ञों का आश्रय लिया, उनकी सेवा की और 5 साल के अंदर ही कुछ व्यवसायों में कुशलता पा ली। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और फुर्तीलेपन से आकर्षित एक शिल्पी ने उससे कहा, लोकप्रिय शिल्प तुम तराश सकते हो। यदि यह विद्या सीखोगे तो भविष्य में तुम भी महान शिल्पी बनोगे, धन कमाओगे और नाम भी। विजय ने यह बात माँ से बताई और कहा, यह अच्छा मौका है। तुम्हें छोड़कर जाना मुझे पसंद नहीं है, पर मजबूर हूं। सरस्वती ने बेटे को समझाते हुए कहा, तुम्हारा मेरे पास रहना जरूरी है। धन से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तुम में योग्यता होगी तो अवसर तुम्हें ढूंढता आएगा। गांव को छोड़कर जाने का विचार छोड़ दो। विजय को माँ की बात माननी पड़ी और 5 सालों तक व्यावसायिक विद्याएं सीखने में उसने कड़ी मेहनत की और अब उनमें सक्षम बन गया। परंतु उसे कभी-कभी लगता था कि माँ के कारण उसने एक बढ़िया मौका खो दिया। उस दौरान धनवर्मा नामक एक व्यापारी उस गांव में मूंगफली खरीदने आया। वह गांव बढ़िया मूंगफली के लिए मशहूर था। संयोगवश उसकी मुलाकात विजय से हुई। विजय से इधर उधर की बातें करने के बाद उसे लगा कि यह युवक बड़ा बुद्धिमान है। उसने विजय से कहा, बेटे, तुम अक्लमंद हो, तेज हो, मुझे बहुत अच्छे लगे। अपनी बेटी स्वर्णमुखी के लिए एक योग्य वर की खोज में हूं। तुम मान जाओगे तो उसकी शादी तुमसे कराऊंगा और फिर अपना पूरा व्यापार तुम्हारे सुपुर्द कर दूंगा। धनवर्मा का प्रस्ताव सुनकर वह सोचने लगा, ऐसा हो जाए तो मेरा जीवन बदल जाएगा। संपत्ति का स्वामी भी बनूंगा और सुखपूर्वक जीवन भी बिता पाऊंगा। वह धनवर्मा के साथ उसके गांव गया और सूर्णमुखी को देखकर दंग रह गया। वह बदसूरत थी, इतनी बदसूरत कि उसे क्षण भर के लिए भी देखना मुश्किल था। मेरी बेटी तुम्हें अच्छी लगी तो मुहूर्त जल्द निकलवाऊंगा, धनवर्मा ने विजय से कहा। विजय ने घबराहट भरे स्वर में कहा, महाशय, बचपन में ही मेरे पिता गुजर गए। मेरी माँ ने अनेक कष्ट झेलकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया। मेरी माँ को जो पसंद है मैं वही करता हूँ। उनसे बताकर सूचित करूंगा। गांव लौटकर विजय ने माँ से पूरा विषय बताया और कहा, माँ, देखने में वह लड़की बड़ी बदसूरत है। मैं उससे शादी करूंगा तो पूरा व्यापार मुझे ही संभालना पड़ेगा। सुना है कि व्यापार धोखाधड़ी का दूसरा नाम है। मुझे व्यापार से चिढ़ है। फिर भी उस लड़की से शादी कर मैं व्यापारी बनना चाहता हूँ। इसलिए इस शादी के लिए अनुमति दोगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सरस्वती ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, तुम जो भी चाहो करो, पर मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरी बहू सुंदर और सुशील हो।
इसके कुछ महीनों के बाद विजय की शादी राधा से पक्की हो गई। बड़ी ही सुंदर थी वह, परंतु दहेज लाने की उसकी स्थिति नहीं थी। जब वह उलझन में पड़ गया कि शादी करूं या नहीं, तो उसकी माँ ने उसे समझाया बुझाया और शादी करा दी। कुछ दिनों तक विजय की जिंदगी आराम से गुजरी। राधा अपने साथ धन नहीं लाई थी, पर उसे धन से बड़ा मोह था। वह हर दिन रेशमी साड़ियां लाने और गहने खरीदने के लिए विजय को तंग करने लगी। विजय से यह सहा नहीं गया। उसने माँ से कहा, संपन्न घर की लड़की से मैंने ब्याह करना चाहा, तो तुमने मना कर दिया। यह गरीब घर की लड़की मेरी जान खाने लगी है। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? सरस्वती ने राधा से इस संबंध में बातें की, तो वह कहने लगी, मानती हूँ कि मनुष्य में तृप्ति होनी चाहिए, पर यह तृप्ति निकम्मेपन के कारण न हो। आपका बेटा कितनी ही विद्याएं, कितने ही हुनर जानता है। शहर जाने पर उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है, खूब कमा सकते हैं। उनकी विद्याएं, उनकी क्षमताएं काम में आए, इसी के लिए मैं उन पर दबाव डाल रही हूँ। सरस्वती को राधा की बातें सही लगी। उसने बेटे और बहू को शहर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन दोनों ने सरस्वती को अपने साथ आने की जिद की। सरस्वती ने इसे इनकार करते हुए कहा, मेरे कंधों में अभी भी ताकत है। गांव में काम की कोई कमी नहीं है। शहर में जाकर तुम लोग जब कमाने लगोगे, तब मैं जरूर तुम लोगों के साथ रहूंगी। तुम दोनों के सिवा मेरा और कौन है? ना चाहते हुए भी विजय पत्नी को शहर लेकर आया, पर उसे वहां कोई काम नहीं मिला। राधा ने उसकी असमर्थता पर ताने कसे, कोसा। विजय ने निराश होकर कहा, ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं असमर्थ हूं। तुम्हें कोई सलाह दो, मैं उसका अक्षरशः पालन करूंगा। मैं औरत हूं, भला मैं क्या सलाह दूं? हम सास के पास लौट चलेंगे। पत्नी की सलाह मांगने वाला अगर माता के आश्रम में रहना चाहता हो, तो इसमें कोई गलती नहीं है, उसने कड़वे स्वर में कहा। उसकी इन बातों से भी विजय में पौरुष नहीं जगा। वह माँ के पास जाने के लिए तैयार था, पर अचानक बीमार पड़ गया। वैद्य परीक्षा करने के बाद कुछ दवाएं देकर चला गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक इस बीमारी से तुम मुक्त नहीं होगे, तब तक हम गांव भी नहीं जा सकते। बीमारी की हालत में इतनी लंबी यात्रा करना भी ठीक नहीं होगा। राधा उस पर नाराज होती हुई बोली, वैद्य चाहे हमें जाने से मना करे, हम गांव अवश्य जाएंगे। माँ के पास रहूंगा तो यह बीमारी अपने आप ही दूर हो जाएगी, विजय ने कहा। राधा ने यह बात वैद्य से कही। उसने खूब सोचने के बाद कहा, देखो बेटी, बच्चों के शारीरिक तत्वों के बारे में माँ जितना जानती है, वैद्य भी उतना नहीं जानता। मैंने जो दवाई दी अच्छी है, असरदार है, परंतु उनका इस पर कोई असर नहीं पड़ा। इसका अवश्य कोई कारण होगा। यह इसकी माँ ही जानती है। इस स्थिति में इसे गांव ले जाना भी ठीक नहीं होगा। अच्छा यही होगा कि इसकी माँ को ही यहाँ बुला लिया जाए। राधा ने वैद्य की सलाह का पालन किया। 2 दिनों में सरस्वती वहां आ गई। माँ को देखते ही विजय की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, माँ, तुम्हारे पास न होने से सब कुछ खाली खाली लगता है, खोया खोया सा लगता है। जैसे ही बीमारी से मैं छूट जाऊंगा, तुम्हें मेरे लिए उड़द वड़ा बनाना होगा। तुम्हारे हाथ से बनाए वड़े खाने की मेरी बड़ी इच्छा है। सरस्वती के आने के 4-5 दिनों में विजय की तबीयत में सुधार आया। तब उसने वैद्य से कहा, मेरा बेटा वड़ा खाने की जिद कर रहा है, क्या खिला सकती हूँ? तुम्हारे बेटे को एक और महीने तक ऐसे पकवान खिलाना नहीं चाहिए, वैद्य ने कहा। वैद्य की ये बातें भी विजय ने सुन ली, पर सरस्वती ने वैद्य की बातों की परवाह न की और वड़ा पकाकर उसे खिला दिया। विजय ने मां पर झल्लाते हुए कहा, तुम जानती हो ना वैद्य ने क्या कहा?
क्या तुम मुझे जिंदा देखना नहीं चाहती जो ये बड़ा बनाया? मुझे तुम्हारे शरीर के तत्व के बारे में बखूबी मालूम है। तुम चुपचाप वड़ा खा लो। कहते हुए माँ ने उसे वड़ा खिलाया। राधा अंदर ही अंदर डर रही थी कि इससे पति पर क्या बीतेगा, पर देखते ही देखते विजय जल्दी ही ठीक हो गया। राधा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए सास से कहा, माँ जी, वैद्य के मना करने के बाद भी आपने बेटी को वड़ा खिलाया और जल्दी इनकी तबीयत ठीक हो गई। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। इस पर सरस्वती हंस पड़ी और बोली, अपनी बेटी के बारे में बखूबी जानती हूँ। वह अपने मन की बात छिपाता है। वह नहीं चाहता कि गलती के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाए, इसलिए मेरी आज्ञा के पालन का नाटक करता है। उसे जो पसंद है वही बात मैं भी कहती हूँ, इसलिए मेरी राय का वह विरोध नहीं करता। मन को अच्छा लगने वाला काम संतोष देता है। संतोष दवाओं से बढ़कर होता है। इन बातों से राधा की आंखें खुल गई। उसने सरस्वती के पैर छूते हुए कहा, मुझे अब मेरी कमी का ज्ञान हो गया। मैं जान गई कि उनका सामर्थ्य, उनके कौशल्य तभी सफल होंगे जब मैं जन्म देने वाली माँ की तरह उनका आदर करूं, उन पर अपना प्रेम बरसाऊं। इनके लिए आवश्यक पाठ आपसे ही सीखूंगी। आपको हमेशा के लिए हमारे ही साथ रहना होगा और मेरा मार्गदर्शन करना होगा। जब सरस्वती ने देखा कि बहू हृदयपूर्वक विनती कर रही है, तो उसने बहुत खुश होकर कहा, राधा, इधर कुछ दिनों से मैं भी यह चाह रही थी कि तुम लोगों के साथ यहीं रह जाओ। कोई भी परिवार तभी सुखी रह सकता है जब पति पत्नी के बीच में कोई मन मुटाव न हो, उनकी विचार पद्धति में, व्यवहार शैली में समानता हो। इसके लिए किसी और से पाठ सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अनुभव से ग्रहण किया जाने वाला विवेक ही इसके लिए उपयोग में आता है। ऐसा न होने पर स्वर्ग जैसा गृह भी नरक बन जाता है। माँ और पत्नी के प्रोत्साहन से विजय के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वह बढ़िया व्यवसायी बन गया और खूब कमाने भी लगा। वह भी खुश रहने लगा और साथ ही माँ और पत्नी को भी खुश रखने लगा। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी यह कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।